महाराष्ट्र अर्बन हिंदी अंग्रेजी या मराठी किसमें सब हिंदी में। मैं हिंदी में बोलता हूं क्योंकि रिजर्व बैंक के पास मेरी बात जाएगी। आदरणीय विद्याधर अनास्कर जी, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र सांसद आदरणीय आनंदराव अडसूळ जी, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आदरणीय गांधी जी, महाराष्ट्र सरकार के हमारे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं नागपुर में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की कॉन्फ्रेंस हमारे आर्थिक क्षेत्र के दृष्टि से बहुत उपयोगी है। हमारी सरकार आने के बाद आर्थिक क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो निर्णय किए हैं, कुछ निर्णय बहुत ही अच्छे हुए जिसके परिणाम भी मिल रहे हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा 19 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोले हैं और उसमें करीब 27,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जमा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का लगातार आग्रह है कि हमारे देश में जो छोटे लोग हैं उनको उद्यमशीलता, टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग करके रोजगार की निर्मित के लिए उनको फाइनेंस होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने मुद्रा बैंक की भी योजना सामने लाई और धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस हो, प्राइवेट छोटी बैंक्स हो, हमारी महिला बचत गट के द्वारा जो काम करने वाली छोटी छोटी संस्थाएं हो, उनको लगातार प्रोत्साहित करने का प्रयास भारत सरकार की ओर से हो रहा है। विशेष रूप से आप सब लोग हमारी अर्थव्यवस्था का लगातार अध्ययन भी करते रहे हैं। 47 में हमारे देश ने रशियन मॉडल जो था, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल को स्वीकार किया था, पर आज 67-68 साल के बाद इसको अपनाने वाले भी लोग ये कहते हैं कि ये आर्थिक नीतियां हमारे देश को यशस्वी रूप से आगे जाने के लिए अब उपयोगी नहीं है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा की वकालत करने वाले इकोनॉमिस्ट थे, वो भी रशिया और चाइना के अनुभव के बाद कम्युनिस्ट विचार के आधार पर भी जो आर्थिक नीतियां बनाई गई वो भी विफल हुई है। मुझे चाइना में बहुत बार जाने का मौका मिला है और वहां लाल झंडे के अलावा कोई कम्युनिस्ट बात वहां नहीं होती। अभी तो 2 दिन पहले चाइना ने अपने डिफेंस सेक्टर को भी 100% प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अमेरिका की ओर देखते हैं, पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जो लिबरल अप्रोच में अमेरिका ने स्वीकार की है, उसकी भी वकालत करने वालों की कमी नहीं थी। हमारे देश में 47 से लेकर आज तक समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद तीनों बातों के विचारों के समर्थक रहे हैं, पर आज ऐसे स्थिति में हम पहुंचे हैं कि अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो भी हमारी समस्याओं को सुलझा नहीं सकती और इसलिए स्वाभाविक रूप से दुनिया में सभी लोग एक तरफ देख रहे हैं कि अब कौन सी नीति ऐसी है जो आर्थिक नीति है जो दुनिया के आदर्श हो सकती है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद जो महत्वपूर्ण बातें हमने स्वीकार की है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस देश में गरीबी कैसे दूर करेंगे। गरीबी अगर दूर करनी है तो रोजगार की निर्मित करनी होगी और रोजगार की निर्मित करनी होगी तो रोजगार की निर्मित करने के लिए हमको ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्वीकारनी होगी जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके जीवन को बदलने वाली अर्थव्यवस्था हमारे देश की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी इसके लिए जो हमारी सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है, अंत्योदय, द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, इसका बार बार उल्लेख करते हैं और इसलिए समाज में जो छोटे छोटे लोग हैं
उनको रोजगार कैसे निर्माण हो, उनको गरीबी कैसे दूर हो, इसी आधार पर हमारी आर्थिक नीति केंद्रित है। आपको पता है कि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों ने एक बात कही थी, और दोनों की बातों में एक बात यही थी कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन, बट वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर केवल 100 लोगों को रोजगार मिलता है तो देश के विकास के लिए वो आवश्यक है, पर हमारे देश की गरीबी को दूर करने के लिए वो निश्चित रूप से उपयोगी नहीं है। और आज हमारे देश की स्थितियां जो है विशेष रूप से बहुत कठिनाई से हम गुजर रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर क्राइसिस बहुत बड़ा है। 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ मैं बैठा था तो मैं उनको बता रहा था कि आने वाले समय में कॉटन की मिनिमम प्राइस जो हमने दी है वो 4,100 रुपये है और मार्केट की कीमत 3,500 रुपये है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा मेरे भी समझ में नहीं आता, पर ये आने वाला संकट है। तो उन्होंने उनके दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उनको कहा कि मेरे साथ बैठकर कुछ मार्ग निकालें, और मैंने उनको यही सुझाया कि ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण जो हमारे पास आज बैंकिंग का जो इतना बड़ा काम हमारे पास है उपलब्ध है, तो कोई किसान अगर कपास बेचता है और वो अगर हमारी सीसीआई या कॉटन फेडरेशन या कोई इंडस्ट्री खरीदती है तो उसको बाजार समिति का सेस भी उसको देना पड़ता है, तो रिकॉर्ड तैयार होता है। तो हम ये करें कि 3,500 रुपये में अगर खरीदता है तो जो 600 रुपये देने की हमारी जिम्मेदारी है, हम डायरेक्ट दिल्ली से उसके बैंक अकाउंट पर उतना पैसा हिसाब करके डायरेक्ट जमा करें तो उसके पास पैसा जाएगा। अब ये व्यवस्था जो है बहुत उपयोगी हुई है, और सरकार अभी अपनी सब सब्सिडी, स्कॉलरशिप्स, हर बात को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ना चाहती है, और आने वाले समय में इसमें बहुत उपयोगिता हुई है। कभी कभी ऐसी बातें एक बार सामने आई कि हमारे असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है वो लगातार सर्विस बदलते हैं, तो उनके जो हमारे आवश्यक जितने पैसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार से सरकार उसका उनके तनखे से काटती है, वो अमाउंट 30,000 करोड़ रुपए तक ऐसी जमा थी। क्योंकि एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी जगह जाना और वो पैसा ट्रांसफर होना, ये प्रक्रिया नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी ने फाइनेंस सेक्रेटरी को पूछा ये गलत है, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये पैसा जिन गरीबों का है उनको मिलना चाहिए, और सरकार ने निर्णय करके अब सर्विस छोड़ने के बाद भी उनको जो लीगल ड्यूज है वो उनके सर्विस के साथ ट्रांसफर होंगे और उनके बैंक अकाउंट में उनको उसमें एक्सेस होगा, इस प्रकार की व्यवस्था की। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश में रोजगार निर्मित करने वाली आर्थिक व्यवस्था को कैसे बढ़ावा देना, यही हमारी सबकी कोशिश है। हमारा 14% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आता है, और 22 से 24% जो होता है वो इंडस्ट्री सेक्टर से आता है, और ज्यादातर मैक्सिमम जो 52 से 56% तक आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। और आज हमारी एग्रीकल्चर में, और विशेष रूप से जो गरीबी रेखा के नीचे में जो लोग रह रहे हैं, उनके बारे में सोचने की ज्यादातर आवश्यकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बैंकों के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा, और विशेष रूप से ये महिला बचत गट जो है इसमें जो फाइनेंस होता है, इसके बड़े आश्चर्यकारक रिजल्ट मिले हैं। बांग्लादेश में तो इसका अच्छा प्रयोग हुआ ही है। मेरे एक मित्र है नागपुर में, वो महिला बचत गटों के द्वारा महिलाओं को फाइनेंस करते हैं। 8 करोड़ रुपए उन्होंने फाइनेंस किया है, और उनका एनपीए 1% भी नहीं है। जो इतने ज्यादा गरीब लोग होते हैं वो ईमानदारी से पैसे वापस करते हैं, ये अनुभव है। और जिनका बड़े प्रमाण पर ओटीएस करना पड़ता है, 1,000 2,000 करोड़, वो भी आवश्यक है। और वो स्वाभाविक रूप से जो अड़चन में आते हैं वो उसका कारण हर जगह कोई चोर है और बदमाश है, ऐसा नहीं है। शुरुआत के समय में आज हमारी इंडस्ट्री कठिनाई से जा रही है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मंत्री हूं, और पिछले 1.5 साल में देश के सभी बैंकों के साथ लगातार मैं मीटिंग कर चुका हूं, और स्टेट बैंक के चेयरमैन से लेकर हर बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक अकाउंट्स थे। 3,80,000 करोड़ का लगभग एनपीए जैसी स्थितियां थी। और हमारी भारत सरकार में
हमारे डिपार्टमेंट का कहना था कि ये सब गलतियां कॉन्ट्रैक्टर की और ठेकेदारों की है। जब मैंने उसका अध्ययन किया तब मेरे ध्यान में आया कि 95% रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। लैंड एक्विजिशन नहीं, वर्क ऑर्डर दे दिए। 3-3 साल फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं किए, वर्क ऑर्डर दे दिए। रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंसेस नहीं दिए, वर्क ऑर्डर दे दिए। और वो बेचारे काम नहीं कर पाए, तो देश की लगभग 100% कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने लगभग दिवाला पिटने की स्थिति में आई थी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े L&T के चेयरमैन मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक किया वो काम किया, अभी हमको कोई काम नहीं करना है। और 3,80,000 करोड़ के करीब 283 प्रोजेक्ट फंसे हुए थे। मैं लगातार 1.5 साल मेहनत करता रहा और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे देश में ये जो 3,80,000 करोड़ का लगभग एनपी था, उसमें से हमने 3,40,000 करोड़ के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और अब इंडिया हमारा सेक्टर अच्छा दौड़ने लगा है। सब बैंकों भी खुश है। और सरकार में ऐसा है कि जो सरकारी अधिकारी रहते हैं उनको सब लोग भगवान ही मानते कि बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। उनके सौभाग्य और दुर्भाग्य से हमारे जैसे मंत्री बन जाते हैं तो उनकी विचारों की अड़चन होती है। मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी को पूछा कि बैंक तुम लैंड एक्विजिशन नहीं दोगे, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं दोगे, और वो अगर काम नहीं कर पाएगा, उसका तो अकाउंट का फाइनेंशियल क्लोजर हो गया, पैसा उठा लेगा और काम नहीं होगा और मशीनरी खड़े रखेगा और बैच बढ़ेगा, तो इसके लिए जिम्मेदार वो कैसा है? तो मेरे सवालों का जवाब वो दे नहीं सके। मैंने बोला आप ऐसा ज्ञान सिखा रहे हो कि हाथ और पैर बांध दो और नोटिस दो, दौड़े क्यों नहीं हो, क्यों नहीं दौड़े तुम? बोला ऐसी सरकार नहीं चलेगी और इसलिए सबसे पहले तो आप जिम्मेदार हो, मैं तो आपके ऊपर केसेस डाल के आपकी इंक्वायरी करता हूं कि आपने ऐसे क्यों किया। और इसलिए स्वाभाविक रूप से देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफॉल्केशन, वन इज बोनाफाइड एंड अदर इज मैलाफाइड। फॉर मैलाफाइड सैक देम एंड फॉर बोनाफाइड हेल्प देम, उससे बाहर निकालना चाहिए। वर्ल्ड की इकोनॉमी आज कठिन स्थिति से गुजर रही है और ऐसे स्थिति में इतनी हालत खराब है कि कभी हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री हम चलाते, इतने घाटे हो रहे कि हमको समझ में नहीं आता कि कैसे काम करें। 34 रुपए किलो जब शुगर की कीमत थी तब भाव तय हुआ, अब मार्केट में 20 रुपए और 22 रुपए तक शुगर आई, तो कहां से पैसे देंगे? और नहीं देंगे तो गड़बड़। और हमारे जैसे लोगों की तो हालत ऐसी हुई कि अब मैं 42 MLA मेरे इस फील्ड में चुन के, अगर मैं गन्ना नहीं देता तो अगले बार 4 नहीं आएंगे, क्योंकि 5 MP और 40-42 MLA की स्थिति है। अगर हम गन्ने के पैसे नहीं देंगे तो हम पिटे जाएंगे। तो हम तो दूसरे से कर्जा लेकर हमने किसानों का कर्जा चुकाया, पर ऐसे स्थिति में बैंक मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? और इसलिए आज कृषि क्षेत्र में सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन, सरप्लस ऑफ शुगर, नई समस्या खड़ी हुई है। अब उन समस्याओं को कैसे सुलझाना हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें से मार्ग निकल जाएगा। और इसलिए हमने ये तय किया कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी, पावर एंड प्लास्टिक, और डिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार करने के बारे में हम लोग नीति तैयार कर रहे हैं कि इथेनॉल से प्लास्टिक तैयार करें। और प्लास्टिक जो है वो अमेरिका में आजकल सब जगह आया है और हम हमारी खेती को बदलना पड़ेगा, क्रॉप पैटर्न को बदलना पड़ेगा। हम लोग 1 लाख करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे आज जो विशेष रूप से दालों की स्थिति हुई है कि आज बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ शॉर्टेज है, तो उसके लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि उसमें हम कैसे इंपोर्ट हमारा कम करें और हमारे देश में कैसे पैदा हो। तो कुछ नीतियों में बदल होगा ही, पर इसके साथ साथ जो छोटे लोग हैं उनके साथ इकोनॉमी को कैसे बदलना, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और मैं तो कोऑपरेटिव में गया हूं, शुरुआत के समय सतीश जी ने और इन सब बैंकों ने हमको मदद किया, अब उनकी जरूरत नहीं है हमको, पर शुरुआत में इन्होंने चढ़ा। अब हमको 700-800 करोड़ रुपए बैंकों से लोन बाहर से मिलता है, नेशनलाइज बैंकों से। अब हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जाते नहीं, पर जब शुरुआत में काम कर रहे थे तो इन्हीं लोगों ने मदद की, इसलिए हम शुरू कर सके। और इसलिए कोऑपरेटिव बैंकों ने भी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने भी ग्रोथ इंजन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में निभाई है। 2,09,000 करोड़ का डिपॉजिट्स आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में है। और ये डिपॉजिट केवल अड़चन ये है कि ये केवल महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक का ही 85% होगा।
ये बिहार और यूपी में कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने का उनका स्वभाव नहीं है। तो वहां कोई बैंकों नहीं, कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं, कोई क्रेडिट सोसाइटी नहीं। और दिल्ली में जो राज्य करते हैं वहां तुम्हारा आवाज ही नहीं। जब प्रणब मुखर्जी अर्थ मंत्री थे तो एक बार मैं उनके यहाँ गया था, तो मेरे उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। तो मीटिंग चर्चा होने के बाद मुझे पूछ रहे थे ये कोऑपरेटिव ने बहुत बड़ा फ्रॉड है क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। तो उनके मन में ये परसेप्शन था कि कोऑपरेटिव ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये दिल्ली के नौकरशाहों के मन में, रिजर्व बैंक के मन में, और इनके मन में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सबके मन में बैठा कि ये कोऑपरेटिव ने कुछ गड़बड़ घोटाला है। और इसलिए दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ सतीश जी और मैं 2 बार 15-15, 20-20 मिनट बैठे और मैंने उनको समझाया। पर महाराष्ट्र में और गुजरात में और कर्नाटक में जो अच्छा काम किया, ये काम ही आपका पहुंचा नहीं है। आपका कोई आवाज नहीं, आपके अच्छे काम की किसी को जानकारी नहीं है। और इस कारण एक माधोपुरा जो हो गई वो सबके दिल में बैठी है, और माधोपुरा को देखकर नीतियां बन रही है। और इसका कारण ये हुआ है कि ये मूवमेंट जो है इसको काफी बड़े प्रमाण पर एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माधोपुरा के बाद सब लोगों को ऐसा लगता है, और कुछ कोऑपरेटिव बैंकों में भी गड़बड़ी हुई है, केवल उनको दोष देना ठीक नहीं है। हमारे विदर्भ में ये डिस्ट्रिक्ट बैंक थी, कोऑपरेटिव बैंक, एक के पीछे एक जिले में बैंक नहीं है अभी। यानी आज नागपुर, वर्धा, बुल्ढाना सब बैंक हमारी कोलैप्स हो गई। अब पुणे जिला बैंक की स्थिति अलग है, मुंबई में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनकी स्थिति अलग है, पर कोई पुसद में और यवतमाल में और गढ़चिरोली में उनकी स्थिति अलग है। अब सबको एक ही नाम से देखना निश्चित रूप से फेयर नहीं है, पर इसके लिए स्वाभाविक रूप से इसका प्रेजेंटेशन जो है वो फाइनेंस में ठीक से नहीं हुआ। मैं जसवंत सिंह जी से तब भी मैंने देखा, बाद में यशवंत सिन्हा जी है तब भी मैंने देखा, क्योंकि आपके शिष्टमंडल डेलीगेशन में तब से लेके जाता हूं दिल्ली, और अभी भी मैं देख रहा हूं। और इसका कारण है कि आपको अभी जो अच्छे काम करने वाली कोऑपरेटिव बैंक है, इसकी जो अच्छी प्रतिमा है, अच्छा काम है, इसको ठीक प्रकार से प्रेजेंट करना होगा। और दूसरी बात यह भी सच है कि पिता का काम यही रहता है लड़के के लिए कि 100 में से 60 मिले, तो ये नहीं कहता कि तुम फर्स्ट क्लास में पास हुए, तुमको 60 क्यों मिले, 75 क्यों नहीं मिले। और 75 मिले तो वो कहता है 75 मिले पर 80 क्यों नहीं मिले। तो सालों धीरे धीरे ये कहीं तो भी बात है कि आपकी क्वालिटी इन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस इन बैलेंस शीट, ये तो लगातार इसका आग्रह करने की आवश्यकता है। और इसमें भी कुछ लोगों ने कोऑपरेटिव बैंकों में काम करते हुए अपने पेट लोगों को कैसे फाइनेंस किया, मॉर्गेज करते हुए जो प्रॉपर्टी थी वो कैसी रखी, कैसे लोन दिए, इसके कारण भी हमको तकलीफें हो रही है। और जिन लोगों ने गलत काम किया है उसका परिणाम अच्छे लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं कभी कभी कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी और सिस्टम में एक बात ऐसी है कि गुड बॉयज आर पनिश एंड बैड बॉयज आर अवॉर्डेड। अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को भी सजा नहीं होती। ये पॉलिटिकल सिस्टम और सरकारी सिस्टम की बड़ी विशेषता है। जो मेन बदमाश आदमी रहता है वो चला जाता है। हम भी डिसिप्लिन का भाषण उन्हीं कार्यकर्ता और नेता के सामने करते जो डिसिप्लिन में चलते हैं, और जो इनडिसिप्लिन करते हैं उनके ऊपर हम लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सरेंडर होते हैं। तो ये दुर्भाग्य से यही हो रहा है कि जो अच्छा काम करते हैं वो डिसिप्लिन का भाषण सुनते हैं, उनके ऊपर कठोर नियमों का अमल होता है, और जो इनडिसिप्लिन लोग हैं उनको कानून व्यवस्था में कोई स्टे मिल जाता है, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। और इसका कारण एक विचित्र अवस्था में हम जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसका 2 बातों से विचार करना चाहिए। ये महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव एक्ट तो 2 फेंकने लायक है। ये जो आपने कहा, हम भी कभी पर्दा दे चुके, अपने कमिश्नर बैठे यहाँ, हर चीज इनको, इनके पास अधिकार चाहिए। हमारी जो सोसाइटी यहाँ करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रही है उसको बिल्डिंग मानना है तो भी आपकी अनुमति चाहिए। ये कौन सा काम है? अगर हम अच्छा काम करें, अभी मैं तो कोऑपरेटिव में फेडअप हुआ। अभी हमारे यहाँ नागपुर में डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका 50 करोड़ का टर्नओवर है, यहीं से 5 मिनट के अंतर पर है। अभी आप जरूर देखने के लिए जाइए। हमने गलती की, कोऑपरेटिव में डाला, 6000 लोग हमारे मेंबर हैं। अब हमारी 10-1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हो गई, और हम लोग प्रॉफिट में, हम चॉकलेट भी फ्री ऑफ चार्ज नहीं खाते, क्योंकि वो कंप्यूटराइज सिस्टम ऐसी है कि विदाउट ये कुछ भी चीज बाहर लाए तो वो चिल्लाना शुरू करती है।
तो हम लोग कोई एक बेचारे सब प्रामाणिकता से काम करते हैं और हमको करोड़ों प्रॉफिट भी मिल रहा है। और रजिस्टर हमारा ऑडिटर आता है, वो बोलता है तेल की बोतल दो, साबुन की ये दो, वो पाउडर की बोतल दो। अब हम उसको कहां से दें? अब वो ऐसे ऑडिटर आपने पैदा किया और हमारे छाती पर रगड़ने के लिए भेजते आप। वो हर अच्छे ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचार करने के लिए लगाता है। वो आता है और ऐसा आता है, नहीं तो तुमको बिगाड़ दूंगा। अच्छा, दूसरा एक हुआ है, आजकल पैसा भी खाते और काम भी नहीं करते, यानी वो पाउडर भी चाहिए, स्नो भी चाहिए, ऊपर से ऑडिट में कुछ तो खुटा मार के ही जाता है वो। यानी मैंने एक दिन हमारे कमिश्नर को बोला कि कंक्रीट रोड का काम चल रहा था, तो वो ठेकेदार को पूछा क्यों नहीं करते हो, क्या हुआ है काम? तो मैं वैसे ही बोलने में स्ट्रिक्ट हूं, तो डर गए सब। तो मैंने बोले ये इसने फाइल अटकाया। बोला तुम क्या करते हो, तुम पैसे नहीं देते क्या इनको? बोले साहब एसी को 25%, एग्जीक्यूटिव को 35.35%। मतलब ठीक है आने दो। कमिश्नर और वो आए बैठे लाइन में। मतलब क्यों? 2.25 खाता है, 2.35 खाता है, शर्म नहीं आती? पैसे भी खाता है और काम भी नहीं करता, ऐसे नीचे मुंडी लेकर बैठे। अब ये कम से कम पैसे ही खाना ही नहीं चाहिए। हमारी सरकार का कोई टॉलरेंस नहीं करप्शन के लिए। और मैं तो पब्लिक को अपील करता हूं, अब पाउडर के नोटा लगा के बर्बाद करो, पकड़ो इनको, इनको ठोके बिना कोई काम नहीं जमता, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये बात हम लोग करने चाहिए, क्योंकि ये आदत लगी हुई है। साहब जिम्मेदार है ऐसा नहीं, ये इनको आदत लगी हुई है। और इनके हाथ में ऐसी टैक्ट है कि ये अच्छे आदमी को भी तकलीफ दे सकते हैं, और इसका उपयोग वो तकलीफ देने के लिए करते हैं, और बहुत आदमी तंग होता है। अभी मैंने तो सब छोड़ दिया, पर मेरा लड़का बोलता है कि तुम्हारा नाम भी नहीं चाहिए, तुम्हारा हस्तक्षेप भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी मदद भी नहीं चाहिए। बोले आप बाबा हमारे काम में पड़ो मत। मैंने बोला क्यों? तुम्हारे नाम से तकलीफ होती। बोले वो जाता तो और 4 कागज मांगता। बोले अगर जाएंगे उसको पता चलता कि नितिन गडकरी का लड़का है, तो बोलता ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, वो कागज ला। बोले 25 दिन जाती है, उसके बाद 5,000 रुपए दिए तो 24 घंटे में काम होता है। बोले आप पढ़ो, आप हमारे साथ मत पढ़ो, बोले हमारा कोई संबंध। अब ये घर में सुनना पड़ता है। Either you like it, may not like it, but this is the ground reality of the life. और जब ऊपर से जब इतना स्ट्रिक्ट है सब लोग, हमने पूरा ई गवर्नेंस कर दिया। मैंने 1,45,000 करोड़ के रोड कॉन्ट्रैक्ट दिए। एक कॉन्ट्रैक्टर मेरे रूम बिल्डिंग में अभी तक हमारे ऑफिस में नहीं आया। मैंने कहा आना ही नहीं। अब ऐसे स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि सिस्टम को ई गवर्नेंस के साथ जोड़कर परफॉर्मेंस ऑडिट करके जो गलतियां है उनके लिए जरूर सजा करें, और जो गलतियां सुधारने की है वो सुधारने के लिए लगाए, और जो बोनाफाइड मिस्टेक है उसको सुधारने का अवसर दें, और जो मैलाफाइड मिस्टेक है उनके ऊपर कार्रवाई करें। पर एक साथ एक नियम में सबको एक ही सजा। वो दीवार पिक्चर में था कि वो शशि कपूर गोली मारता है, वो लड़के को मारता है, उसके पास जाता तो उसके हाथ में एक पाव मिलता है। तो एक टीचर का लड़का होता है, वो बोलता है मेरे को खाने के लिए कुछ 2 दिन से नहीं मिला, इसलिए मैंने दुकान से एक ब्रेड चुरा के लाई, और वो दौड़ता है, चोर चोर करके लोग दौड़ते और उसको गोली मारता। अब इतने दरोडेखोर बैठे देश में, भ्रष्टाचार और चोरी वो छूट जाते हैं, और कोई पाव हाथ में लिया हुआ उसको गोली। तो मुझे लगता है इट कैनॉट जस्टिफाइड। तो महाराष्ट्र सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और रिजर्व बैंक में दोनों का कोऑर्डिनेशन करके, ये ड्यूअल माल की ये भी एक प्रॉब्लम है। एक कहता है आगे जाओ, दूसरा बोलता है पीछे आओ। क्योंकि अब ये बोल नहीं सकते अनास्कर, ये मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं मंत्री हूं और मैं डरता नहीं किसी से, तो और मुझे चिंता भी नहीं है किसी बात की। तो प्रॉब्लम यही है कि आपका मुंह भी है, आप ये आज बोल दो आप, फिर ये बोलेंगे ठीक है रिकॉर्ड किया, फिर देख लेंगे आपको। तो मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को इनकरेज करने के लिए थोड़ा सा एक इंटीग्रल अप्रोच में और गरीब आदमी के हितों में रोजगार निर्मित करने वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण में हमको सोचना होगा। पहली बात तो यह कि कंपटीशन होगी। हम कोऑपरेटिव करके आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। आपका ये धन होगा कि अभी पोस्ट ऑफिस हम ना खुले, हम छोटी बैंकें न खुले, हम जितनी स्पर्धा है उतनी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी स्पर्धा बढ़े कि लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़े और ग्राहकों को सस्ते में मिले। इसमें कोई देश के हित में, समाज के हित में। इसलिए प्रोटेक्शन की अपेक्षा मत रखो, कंपटीशन को स्वीकार करो और क्वालिटेटिव मैनेजमेंट में सुधार लाओ, और आपके एक्सपेंडिचर को कम करो और प्रॉफिट को बढ़ाओ।
तो ये इसका पर्याय कोई नहीं दे, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे इंडस्ट्री हो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें दम होगा वो राज करेगा, चाहे पब्लिक में हो चाहे सरकार में हो। तो आपको कॉम्पिटेटिव सबको बनना है, हमको भी बनना है। अब मैं 3 लाख वोटों से चुनकर आया, तो मैं दिल्ली छोड़ छोड़ के, मुझे प्रधानमंत्री कहते तुम क्यों सैटरडे संडे नागपुर जाते हो? तो मैं कहता हूँ साहब वो इधर दिल्ली वगैरह सब ठीक है, ये अमेरिका वगैरह, पर जब तक मैं वहां जाके अपने रिक्शे वालों से लेकर चाय बांटने वाले से लेकर मेरा संपर्क नहीं रहेगा, तो अगले बार मैं चुनकर नहीं आऊंगा। चुनकर आया हूं इसलिए दिल्ली में हूं। तो पहला मेरा काम है कि मेरे गांव में जो गरीब आदमी मेरा वोटर है उसको मैं समाधान रखूंगा, उसको सेटिस्फाई करूंगा, तो मैं दिल्ली जाऊंगा। तो इसलिए प्रॉब्लम यही है कि आपको भी आपके छोटे ग्राहकों को संतुष्ट करना होगा। 2 चीजें गांधी साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने एक बार चिदम्बरम जी का एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में पढ़ा था, और उन्होंने कहा था कि हम देश में केवल 7 ही बैंक बनाना चाहते हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि रिजर्व बैंक के मन में ऐसा है कि धीरे धीरे बैंक कैसे खत्म हो, संख्या कैसे कम हो, और ये संख्या कम होकर धीरे धीरे कम बैंकों में संख्या कैसी आएगी, इसके लिए ये जल्द से जल्द ये बैंकों का मर्जर कैसे हो, ऐसा लोगों के मन में एप्रीहेंशन है। मुझे नहीं लगता, पर यह एप्रीहेंशन है। इसके बारे में हमारी भूमिका इन बैंकों की संख्या को कम करना या बैंकों के जो बैंक है उनको बढ़ाने के लिए मदद करना एक कंफ्यूजन का विषय है। मेरा साफ कहना है कि जो बैंक ठीक प्रकार से चल नहीं सकती और जिनका एनपीए बढ़ा हुआ है और जिनकी मैनेजमेंट में विश्वासार्हता लोगों में अब कम हुई है, उनको तुरंत बंद करके उसका मर्जर करना ही चाहिए। उसको मर्जर करने में देरी करना भी ठीक नहीं है। ये जो ऐसी बैंक है इसके बारे में उनको मर्जर करना, इसकी जो प्रोसेस है, इसका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे हमारे नागपुर में 2-3 बैंक है कि वो मर्ज हो जाती तो बच जाती थी, पर महाराष्ट्र के और रिजर्व बैंक के दोनों के नियमों के अंदर समय गुजरने के बाद ऐसी स्थिति आई कि वो बैंक मर्ज करने की भी स्थिति में नहीं रही, और सबसे बड़ा नुकसान डिपॉजिटर का हुआ, गरीब लोगों का हुआ। तो जिनकी हेल्थ लगातार बिगड़ रही है और जो मैनेजमेंट अपनी इकोनॉमिक हेल्थ को इंप्रूव करने में असमर्थ है, उनका टाइम बाउंड ट्रांसपेरेंट तरीके से और तुरंत मर्जर करके उनको निश्चित रूप से उनको समाप्त करना ये आवश्यक है, और इसमें कोई दुमत नहीं है। दूसरा जो मार्ग है, जो ऐसी बैंकें हैं जिनका एक समय ग्राफ अच्छा था, कुछ गलतियां के कारण ग्राफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, उसमें कुछ संचालकों की भी गलती हो सकती है। इसमें जो सुधारने लायक है, जिनके पास हम लोग कुछ नीतियां को कुछ कठोरता से उनको सुधार सकते हैं, उनको सुधारने की कोशिश हमने करनी चाहिए, उनको जिंदा रखकर, क्योंकि उसमें गरीब गरीब लोगों का पैसा, ये 2,09,000 करोड़ रुपए गरीबों के पैसे हैं। और ये भी सच है कि इन पैसे से इस देश के इकोनॉमिक इंजन को, ग्रोथ इंजन को, इन लोगों ने भी इन्होंने भी एक्सेलरेट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो जितना आप छोटी बैंकें खोल रहे हैं, छोटे डिपॉजिट है, मुद्रा बैंक है, इसको दे रहे हैं, तो इन बैंकों का भी उपयोग हो सकता है। तो मुझे लगता है ये भी होना चाहिए। तीसरी बात जो है कि इनके बारे में जो नियम है वो कभी कभी आपके हाथ में नहीं है। अभी इनकम टैक्स के बारे में जो नियम आए हैं, टीडीएस काटने के बारे में जो नियम है, तो जो बड़ी बैंक है उसको एग्जम्पशन दिया और छोटी बैंकों पर बिठा दिया इनकम टैक्स। वो आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट का निर्णय, मुझे पता है कि उसके कारण नई दिक्कतें आई। सतीश जी ने अरुण जी को बार बार कहा, अरुण जी मुझे कह रहे थे कि भाई तुम सही है, पर मैं यही शुरू करूं पेंडुलम वॉक, तो तुमको 42,000 करोड़ का मैंने बजट दिया, सबसे ज्यादा, तो मैं पैसे कहां से लाऊं? तो देश की आर्थिक स्थिति भी ऐसी है कि जहां फाइनेंस मिनिस्टर को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, क्योंकि उसके सामने नए चैलेंजेस हैं, पर इसमें से मार्ग निकालते हुए कहीं ना कहीं कैसे निकलेगा, इसकी हम जरूर कोशिश करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने सतीश जी को और मुझे कहा है कि मैं एक बार समय निकालकर बैठूंगा और आपके साथ इस पर बातों को समझूंगा। जहां तक रिजर्व बैंक से मेरा अनुरोध है कि इन बैंकों के बारे में, इसके कंट्रोलिंग के बारे में, इनको ये एक पब्लिक मूवमेंट है, और पब्लिक मूवमेंट होने के कारण ये बैंक जो है ये छोटे छोटे लोगों ने खड़ी की है। ये लोग जो बैठे हैं सामने ने अपने जीवन को खपाया है। मुझे एक बार शरद जोशी करके, जो शेतकरी संगठन के प्रमुख रहे, बहुत अच्छे विचारक हैं, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि ये तुम कोऑपरेटिव वगैरह बकवास है, क्योंकि मैंने उनको एक बार समझा, हमारे कोऑपरेटिव स्टोर के इसके लिए आए थे,
तो मैंने उनको आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा द सक्सेस इन कोऑपरेटिव is a success of an individual leadership in cooperative who have a managerial skill and correct economic approach. कोऑपरेटिव की जो सक्सेस स्टोरी है ये कुछ इंडिविजुअल के मैनेजरियल स्किल पर वो अपनी जीवन में वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके कारण उस कोऑपरेटिव बैंक को सक्सेस मिलता है। यह सच भी है। ऊपर में एक लीडरशिप बदलती है तो नीचे में पूरा चेंज हो जाता है। तो निश्चित रूप से विश्वासार्हता रखने वाली कोऑपरेटिव लीडरशिप है, जिन्होंने इन लोगों ने 40-50 साल जीवन भर काम किया। ये बैठे हुए लोगों को मैं जानता हूँ, बापू साहब पुजारी है, कैलाश जी है, इनको बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। कि मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये क्यों करना चाहिए। ये संभ्रम है, मेरे मन में भी आया था कि मेरे आईक्यू की कीमत 200 करोड़ रुपए महीने की है, क्योंकि मैंने 10 करोड़ के इक्विटी में 8,000 करोड़ के काम 2.5 साल में मुंबई में किए। मुंबई पुणे हाईवे, 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, और मैं ऐसा पॉलिटिशियन था उसने 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट से खड़े किए। अब मैं तो समझ गया हूं कैसे करना। अब मैं विदर्भ में जहां 22 शुगर फैक्ट्री ने दिवाला पीटा है और जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या रोकने के लिए मैंने अपने जीवन को स्पेयर कर लाइफ में अपने उसके तरफ ध्यान दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि इतने कठिन प्रश्नों पे काय के लिए हमने अपना समय खराब करना, कौन कर रहा है? अब इन लोगों ने अगर अपने जीवन में करते तो 200 करोड़ के मालिक बनते। इन्होंने अपना धंधा छोड़ा, घरदार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सामान्य लोग थे। अन्ना जी मेंढोगे हमारे यहाँ शिक्षक सहकारी बैंक के थे, जीवन भर 80-90-85 साल की, चलना नहीं होता अभी। वो मुझे मालूम है 75 में इमरजेंसी में लाइसेंस नहीं मिलता था। वो सतीश अग्रवाल बने तब मुश्किल से लाइसेंस मिला, और लाइसेंस मिलते हुए गरीब गरीब टीचर लोगों से 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए इकट्ठा करके बैंक शुरू की, और बैंक शुरू करते समय बड़ी बैंक बनी। अब वो बैंकों में भी कभी कभी फाइनेंस होते समय गलतियां होती है, अड़चन में आई थी। तब मुझे याद है कि मुझे एक तो मीडिया, फिर कभी रिजर्व बैंक और कभी कोऑपरेटिव, ये तीनों मिलकर अड़चन में आए हुए आदमी को और अड़चन में डालने का काम करते हैं। मैंने हमारे एक मीडिया वाले इसको कहा कि भाई तुम जब कोई न्यूज छापते हो बैंक के बारे में तो आपको पता है क्या होता है, वहां रन लग जाता है। और ऐसे ही नागपुर में एक बैंक में रन लग गया, लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया। बैंक वाले मेरे पास आए, कैलाश जी को ये पूरी घटना मालूम है, और रिजर्व बैंक उसको और मरवा रही ऊपर से। फिर मैंने उनको कहा कि ये बैंक बंद पड़ी तो आपके ऑफिस में आपके घुसकर हम ये करेंगे, याद रखना बोला। तब वो शांत रहे। MS कोऑपरेटिव बैंक ने उनको पैसे दिए, उन्होंने पैसे वापस किए, जितने लोग मांगने उन तो वापस किए, और बैंक उस एक प्रकार की परीक्षा से उत्तीर्ण हुई और अब 15-20 करोड़ के प्रॉफिट में आई। तो दुर्भाग्य ऐसा है कि आदमी जब अड़चन में होता है तो सब उसको तो आप भी ऐसे ही करते हो। आपके पास कोई ईमानदारी की कीमत नहीं होती, आपके पास पैसे की कीमत होती है। बैंक ईमानदारी के आधार पर पैसा नहीं देता, बैंक उसके डिपॉजिट पर कितना पैसा देता है। तो हमारी सिस्टम ऐसी है कि वो ईमानदारी की तरफ नहीं देखती, वो पैसे की तरफ देखती है। अभी हमको आपकी जरूरत नहीं है। अब 800-1000 करोड़ रुपए देने वाले हमारे पास बहुत बैंकर मिले हैं, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट सुधर गई। पर जब हम लोग ईमानदार थे तब हमको 50-50 लाख रुपए देने के लिए एक एक कोऑपरेटिव बैंक 25 बार झटके लगा देते। तुम्हारी सही करो, इतने पुट्ठल पे कोरे कागज पर इतने लोन लेने के लिए इधर सही करो, उधर सही करो, बीच में सही करो, क्या लिखा ना हम पढ़ते, क्या लिखा उनको पता है। दुनिया भर की साइन लेके पूरे करके उसको 100-100, 200-200, 400 सया लेते होंगे, और फिर एक एक को झटके मारने पड़ते थे। फिर ये डायरेक्टर को मिलो, उस डायरेक्टर, उसको बड़ा आनंद आता कि हमारे घर में चक्कर काट रही है। आपको भी आपकी मानसिकता बदलनी होगी, ई गवर्नेंस को अपनाना होगा, काम टाइम बाउंड करना होगा, आपके मैनेजर को अधिकार देने होंगे सब चीजों में। जो मैनेजिंग डायरेक्टर एक भोपन जी बना हुआ बोलता मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे भी कोऑपरेटिव में मठाधीश बने हो और वो उनके सिग्नल के सिवा काम नहीं होता, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ट्रांसपेरेंट पद्धति से क्वालिटेटिव मैनेजमेंट के साथ परफॉर्मेंस ऑडिट करके आपके परफॉर्मेंस को काउंट करना होगा। और इसमें दोनों तीनों बातें, हमारी कमियों को हम सुधारें और साथ साथ फिर हम बात करें कि हमारी कमियां सुधारने में अगर रिजर्व बैंक कठोर कार्रवाई करती है तो वो आवश्यक भी है। अगर उन्होंने एनपीए के लिए अगर कठोर नियम नहीं करते तो अभी यही सब 40-45% के एनपीए रहते, 52% के एनपीए रहते।
पर रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रिक्शंस लाए, इसलिए हम सुधरे हैं। तो कुछ बातों को सुधरने के लिए कहीं कड़वाहट की दवा भी देनी पड़ेगी, कहीं शिक्षा भी करनी पड़ेगी। पर शिक्षा करने का जैसा अधिकार है वैसे प्रेम करने का भी काम होना चाहिए। दोनों बातों को जोड़कर काम होना चाहिए, तब उसमें से सुधार होगा। और इसलिए मैं विशेष रूप से हमारे कोऑपरेटिव कमिश्नर है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और रिजर्व बैंक के हमारे जो है उनको भी कहना पड़ूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट है, और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ये सक्सेस स्टोरी है। इसमें देश में दो प्रकार का अध्ययन होना चाहिए। जो बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा जो है वहां के कोऑपरेटिव बैंक, और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कोऑपरेटिव, इन दोनों का अलग अध्ययन करना चाहिए। वहां के फेल्यूर के आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में अच्छे काम करने वाले लोगों को उसी प्रकार के नियम बनाने से अन्याय होगा। और इसलिए सरकार की नीति यह है कि हम रोजगार निर्मित करने वाली अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। छोटे छोटे लोगों को हम लोग कर्जा उनके लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं, गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट में ये जो 2,09,000 करोड़ रुपए है, वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन को एक्सेलरेट करने के लिए इसका उपयोग कैसे हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, फेयरनेस कैसा आए, इसके साथ मॉडर्न मैनेजमेंट के कंसेप्ट कैसे आए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बड़े बड़े डेवलप किए हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर स्वीकार करके हम भी जो प्राइवेट बैंक से और फॉरेन बैंक से उनके साथ हम कॉम्पीट कैसे करें, इसको आपको सोचना होगा। अब मैं अभी एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना रहा हूँ। मैं सरकार से और रिजर्व बैंक से अनुमति मांग रहा हूँ। मुझे जापान की सरकार 0.50% से 2 लाख करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। अब वो आधा टक्के पे देके मैं उसको हेजिंग का कोई नया मार्ग ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे 4 और 5% पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर पैसा उपलब्ध हुआ, तो मैं क्यों आपके पास 12 और 13, 14% पे आने वाला हूँ। अभी हमारे पोर्ट में मुंबई में JNPT में एक रोड बना रहे थे 4,000 करोड़ का। तो हमारा जो चेयरमैन है वो इनकम टैक्स कमिश्नर है। उसने कहा कि मैंने 4% के बैच 12% के बैच से ICICI बैंक से 4,000 करोड़ रुपए लिए हैं। तो मैंने उनको कहा तुम्हारा तो टर्नओवर डॉलर में है, तुमने रुपीज में क्यों लोन लिया। तो बोले सर मुझे डॉलर में लोन मिल सकता है। मतलब तुमने कोशिश की कभी। बोले नहीं की। मैंने उठाकर फोन उठाया और मैंने ICICI बैंक की चेयरमैन चंदा कोचर जी को फोन लगाया, और मैंने उनको कहा कि आपने 4,000 करोड़ रुपए 12% इंटरेस्ट से दिए, क्या ये आप डॉलर में नहीं दे सकते। बोले दे सकते हो। क्या इंटरेस्ट लेंगे। बोले लेबर प्लस 3%। मैंने कहा मैडम ये 3% का क्या है आपके, हमारा बैंक अकाउंट 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ साल का प्रॉफिट कमाते, अच्छा रेटिंग है JNPT का, आप इतना पैसा क्यों लेती। बोले आपने कितना लेना चाहिए। बोला आप 0.50 लो। बोले 1% ले, तो लेबर प्लस 1%। अब हम 3.5% से हमको 4,000 करोड़ मिले। अब वो 12 और 3.5 कितना इंटरेस्ट बच गया। अब मैंने अपने यहाँ कारपोरेशन तैयार की जो डॉलर में 4,000 करोड़ का टर्नओवर है, वो 4,000 करोड़ के टर्नओवर को मैं कह रहा हूं कि आप उसके 15 साल के लिए 70,000 करोड़ आप डॉलर में लो, और डॉलर में वापस करेंगे, हेजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे इतने नए नए स्थिति आ रही है। अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, मैं राजस्थान गया था, वो मुख्यमंत्री रात को आई अपनी समस्या को लेकर मुझे बता रही थी कि 60,000 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कर्जा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि इनको कोई फॉरेन लोन में सस्ते में करा दो, ये राज्य में पैसे बचेंगे। अब धीरे धीरे ये अपॉर्चुनिटी हो रही है, उपलब्ध हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और ये पैसे के साथ अगर वो लो इंटरेस्ट में आएंगे तो धीरे धीरे ये पैसा आएगा तो आपसे 12 और 13% लेने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी। फिर आपको इस कंपटीशन में अगर टिकना है तो प्रोफेशनली डिसिप्लिन को पूरी तरह से कायम रखते हुए, आपको परफॉर्मेंस ऑडिट अपना करते हुए आपको गुणात्मक सुधार आपके मैनेजमेंट में करना होगा। और रिजर्व बैंक में इसके बारे में कुछ जगह कठोरता से भी काम करना होगा। चलता है चल जाएगा, संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी आपके सिस्टम में आने वाला समय ये कंपटीशन का है ही, चाहे पॉलिटिक्स हो। अभी मैं बिहार में था, 15-20 हजार लोग रैली में थे, और रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि तुम्हारे में से कितने लोग सोशल मीडिया पर है। तो मुझे पता नहीं वो कहा, मैं नेपाल के बॉर्डर में एक पिछड़े हुए क्षेत्र में था।
तो आपको ताज्जुब होगा, 40% लोगों ने हाथ ऊपर किए कि हम सोशल मीडिया में, 40%। यानी इतने बड़े प्रमाण पर ये बदल हो रहा लोगों में, सब जानकारियों में, कि अब धीरे धीरे इस परिवर्तन को समझते हुए हमको आगे जाना होगा। और इसलिए ई बैंकिंग भी अब आना ही है, आई है, आ गया है। और आप अगर इसके साथ बदलना है तो कुछ सुधार आप भी करिए, कुछ रिजर्व बैंक और सरकार, महाराष्ट्र सरकार के आधार पर करिए, और सरकार के और रिजर्व बैंक के आधार पर हमारे सरकार की भूमिका यही है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते, फाइनेंस मिनिस्टर कहते, हमारी कोई बैंकों की संख्या कम करने का हमारा इरादा नहीं है। और हम, नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आए हैं, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को समझते हैं। और कल मैंने अनास्कर जी को कहा था कि मुझे भी आप दे दो, कि मैं भी इस विषय पर उनके कान पर भी चर्चा करूंगा। और अच्छे कोऑपरेटिव मूवमेंट को सपोर्ट करना, ये पब्लिक मूवमेंट है, ये कोई टाटा, बिरला और अंबानी की बैंक नहीं है। ये 100, 200, 400 रुपए लेकर गरीबों के पैसे के आधार पर खड़ी की हुई आर्थिक व्यवस्था है। धनंजय राव गाडगीळ से लेकर महाराष्ट्र में उसकी परंपरा रही है, और कोऑपरेटिव में बहुत अच्छा काम किया। आज पश्चिम महाराष्ट्र में, कोल्हापुर जिले में हाईएस्ट जीडीपी जो है वो कोल्हापुर जिले में है। पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट इन द कंट्री कोल्हापुर जिले में है। कारण क्या है? कारण है कोऑपरेटिव मूवमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के लिए, देश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से कोऑपरेटिव मूवमेंट का उपयोग होगा। और भारत सरकार की ओर से हम इस मूवमेंट को निकोप, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर एंड क्लीन, भ्रष्टाचार मुक्त कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आपकी मदद करेंगे। रिजर्व बैंक के संदर्भ में भी और हमारी महाराष्ट्र सरकार के भी, दोनों इसमें निश्चित रूप से इस मूवमेंट को मजबूत करने का, मूवमेंट को सपोर्ट करने का ही काम हमारे हाथ से होगा। और कुछ जगह अगर कठोरता आती होगी तो इस सेक्टर को सुधारने के लिए है, इस सेक्टर को समाप्त करने के लिए नहीं है। आप भी उसके बारे में मन में कोई शंका मत रखिए। जब तक हमारी सरकार दिल्ली में है, हम इस सामान्य जनों की इस आर्थिक मूवमेंट को हम मजबूत करने का, बढ़ाने का और आपको मदद करने का काम निश्चित रूप से करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से दिल्ली में सतीश जी को वैसे भी 2 बार आए हैं, पर मैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री से भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत करूंगा, और आने वाले समय में फाइनेंस मिनिस्टर से भी हम इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। और हमारे रिजर्व बैंक और महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी, ये भी निश्चित रूप से आपको सपोर्ट में मदद करने की भूमिका हर समय लेगी। यही विश्वास आप सबके मन में मैं निश्चित रूप से रखूंगा। इसलिए आप डरने का कोई कारण नहीं है, और आप विश्वास के साथ आगे जाइए। और जो आदर्श आपने आज प्रस्तापित किया है, आगे और अच्छा कार्य करके पूरे देश में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसा काम पूरे देश में कैसे होगा, इसके लिए आप सब लोग मिलकर जरूर कोशिश करिए। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।